हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बिना मनोविज्ञान पढ़े टेस्ट हल करते जा रहे हैं हम, और आज इसी क्रम में अपना छठा टेस्ट है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा ये, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है तो फिर विद्यार्थियों को तो कैसे लगेगा। अब फिर भी कोशिश करनी चाहिए हमें। एक बार आप बिना पढ़े 1000 प्रश्न हल कर लीजिए, फिर जब भी आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हर लाइन में आपको कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। तो इसकी भी शुरुआत करते हैं। अभी अगले 8 7 8 दिन में अपना ये टेस्ट वाला जो काम है ये पूरा हो जाएगा। नोट्स भी आ गए हैं, परसों यानी कि 24 तारीख को जो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अपने स्तर पे तो आप पढ़ेंगे ही हैं। बाकी अगस्त एंड से हैं जो आपकी मनोविज्ञान की क्लासें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे हम। अभी बात कर रहे हैं, पहला प्रश्न है सही नहीं है, यानी कि कौन सा प्रश्न है वो गलत कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है। तो दवा थकान बीमारी से परिवर्तन सीखना नहीं है। क्या बात है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभव के कारण होता है। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से थोड़ा सा अलग है। वृद्धि परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम है। यहाँ पर वृद्धि की जो बात कही गई है वो परिपक्वता के साथ उसको ऐड करके और अधिगम बता दिया है, तो ये है जो सही नहीं है। बाकी सब चीजें जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो है जो सही है। जैसे दवा थकान बीमारी से परिवर्तन कभी सीखना नहीं है, उसको हम सीखना नहीं कह सकते हैं। और क्योंकि वहां पर जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए हैं या अलग प्रभाव है उनका। असुमेलित है, वापस से पूछा गया है। पावलोव एक शरीर विज्ञानी है। घंटी एक तटस्थ उद्दीपक है। घंटी के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अन्य अनुबंधित उद्दीपक प्रवृत्त्यात्मक व विमुखी प्रकार का होता है। तो बाकी सब तीनों जो पॉइंट हैं वो सही हैं। ये है जो असुमेलित है या असत्य है। मोटरसाइकिल के पास जाता है। बालक मोटरसाइकिल के पास, कहाँ बोल रहा हूँ मैं। बालक साइकिल के पास जाता है, तेज आवाज के साथ टायर फट जाता है। बालक डर जाता है, ऐसा बार बार होने पर बालक साइकिल को देखते ही डरता है। इसमें साइकिल कौन सा उद्दीपक है, तो CS के अंतर्गत आएगा। वही जो घंटी वाली जो कहानी है वही सेम उसको आगे बढ़ाया गया है। कौन सा है वो सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो बात करते हैं, ऐच्छिक व्यवहार क्रिया पर शुद्ध होता है, अनैच्छिक है वो प्राचीन अनुबंधन है। सीखना अनुक्रिया के परिणाम आधारित, ये है जो यहाँ पर गलत दे रखा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। टीवी मोबाइल कैमरा चलाना नैमित्तिक अनुबंधन है, एक बार ये जल्दी सीख जाते हैं फटाफट, इन्हीं कामों में होशियार हैं। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। इस उपागम को आप क्या कहेंगे, ज्ञान निर्माण कहेंगे। यह उपागम है वो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। किस तरह से वहाँ पाठ्य पुस्तक फल सब्जियों के फोटो और चर्चा, उसके बाद जो पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ना, और ये पोषण की संकल्पना है उसको अपने आप में बच्चे सीखते हैं, तो ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित उपागम कहलाएगा। आगे छठे प्रश्न की बात करते हैं। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, उनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति है उसको दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की के सफलताओं को सुरक्षित रखना, उसके भविष्य की गारंटी करना। ये टीटी नन के द्वारा दी गई बहुत ही फेमस परिभाषा है, जहाँ से हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे आपने कोटेशन वगैरह पढ़े होंगे कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं टीटी नन है, उन्होंने इससे भी पहले ये बात कही है। चलो आगे बात करते हैं। सातवां प्रश्न है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। यहाँ पर लिख रखा उद्भवन, उद्भासन है, मूल्यांकन है, उपक्रम। उपक्रम यहाँ पर सही आएगा। प्रथम चरण है वो सृजनात्मकता का होगा, उपक्रम। आगे आठवां प्रश्न है और यहाँ पर हमसे असुमेलित पूछा गया है। वायगोत्स्की जैविक पक्ष की उपेक्षा करता है, तो ये सही है। डिसलेक्सिया क्रम में नहीं पढ़ना, चाक्षु स्मृति का हास, कुल मिला के यानी सही है ये। पियाजे के अनुसार सहपाठी विरोध सहयोग की नैतिकता की विशेषता है, ये भी ठीक है। बांडुरा प्रतिरूपण का विरोध करते हैं, प्रतिरूपण की बात को सही मानते हैं, यानी कि चौथा है वो असुमेलित है, बाकी सभी है जो सुमेलित है। नौवां प्रश्न है आगे। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो काय के लिए करते हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं,
छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, हाँ ये सही है। शिक्षण को रोचक, सबसे जो मेन है ये लग रहा है मुझे, ये लग रहा है क्या, इनको छोड़ दीजिए आप, जो सबसे सही है ऑप्शन वो नंबर 2 हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। आगे है भाषाई सापेक्षता परिकल्पना पर किसने जोर दिया है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जैसे लास्ट में लिखा हुआ बोर्फ बी एल, बोर्फ बी एल का संबंध है वो भाषाई सापेक्षता परिकल्पना से रिलेटेड है, या फिर भाषाई सापेक्षता परिकल्पना पर बोर्फ बी एल द्वारा जोर दिया गया था। आगे 11वां प्रश्न हम देख रहे हैं, कोहलबर्ग के लिंग तादात्म्य के विकास के सिद्धांतानुसार किस आयु तक बालकों में लिंग स्थिरता से अवगत हो जाते हैं। तो लगभग 3.5 से 4.5 वर्ष का समय है जो बालकों को, उनको ये समझने में लगता है कि वो बालक है या बालिका, इस तरह की स्थिरता उनमें आती है। तो 3.5 से 4.5 कोहलबर्ग ने ऐसा माना है। नेक्स्ट है 12 नंबर जो प्रश्न है वो है, एरिक्सन द्वारा दी गई अहम संक्रांति की 5वीं अवस्था तादात्म्य बनाम भूमिका संभ्रांति, ये एक बार पहले भी देख चुके हैं, जेनिटल अवस्था से मेल खाती है, ये फ्राइड की जेनिटल अवस्था से मेल खाती है। एरिक्सन ने क्या कहा था इसको, 5वीं अवस्था है तादात्म्य बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण 3 स्तरों के हैं, तो वो 3 स्तर कौन कौन से हैं ये पूछा गया है, मौलिक, केंद्रीय और गौण। तो पहला ही ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है अपना, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल की संरचना के अनुसार संक्रियाओं, अंतर वस्तुओं और उत्पादों की संख्या, तो 5, 4 और 6, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के कान सामान्यतः कितनी दूरी तक की आवाज को सुन सकते हैं। तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये साइंस में पढ़ा भी होगा आपने 9th-10th में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से अलग है, क्यों है अलग, उसका कारण देखते हैं। पहला है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, पहला ही ऑप्शन है वो यहाँ पर, ये पहला ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। बाकी शोधकर्ता नहीं है, प्रमाणीकृत नहीं है, न्यायाधर्श पर आधारित नहीं होता है, त्वरित कार्यवाही होती है उसमें। कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि एक प्रदेश सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत हैं। तो उसको हम पश्च परंपरागत कहेंगे, मतलब कि परंपरागत के साथ एक शब्द और जुड़ गया है, पश्च परंपरागत। और ये अभी जैसे 17 नंबर का जो प्रश्न है हमने देखा है, ये कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लग सकता है कि यार इस तरह का प्रश्न और क्या कहानी है ये। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं उसमें पश्च परंपरागत में इस तरह की स्थिति होती है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और बहुत सारा खर्चा उनको देना पड़ सकता है, फिर भी उनको लगता है कि जो सरकार भ्रष्ट है उसको आयकर देना नहीं चाहिए। 18वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में उद्देश्य, उपलब्धि और संरक्षण की संकल्पना को समझने में असमर्थ होते हैं, कहाँ उनके समस्या आती है। तो संवेदीगामक अवस्था है उसमें ये समस्या आती है और समर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से विकसित नहीं हुई है, यह प्रश्न पूछा गया 19वां, और इसको टोकन इकोनॉमी भी कहते हैं अपन। ये है जो कौन सी चिकित्सा क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत से विकसित नहीं हुई है, अनुबंधन सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता है। बाकी फ्लेडिंग है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण है, विरुचि चिकित्सा है, ये उससे रिलेटेड है। आगे 20वां प्रश्न है अपना, एबिंगहॉस द्वारा बनाए गए सिद्धांत डीके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अनुप्रयोग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये एबिंगहॉस ने बनाया था ये सिद्धांत, डीके सिद्धांत भी कहते हैं और अनुप्रयोग सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। डायस्थामिया किसे कहते हैं ये पूछा गया है, तो बहुत लंबे समय तक अगर अवसाद रहता है तो उसको डायस्थामिया कहा जाता है, चिरकालिक हल्का अवसाद। 22वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक नक्शे के संप्रत्यय का उपयोग निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांति ने किया है। तो यहाँ पर टोलमेन है वो सही उत्तर है, दूसरा। अगला है 23वां, बुद्धि के सोपान सिद्धांत में योग्यताओं का नीचे से ऊपर का क्रम क्या है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है GS, सबसे पहले G फिर S फिर PMA, यानी कि GS PMA, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं 24वें प्रश्न की।
जन्म क्रम व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। एडलर की परिभाषा है ये तो। आगे है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ अगर हम शील गुण की बात करें तो आलपोर्ट ने है जो व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई इसको माना था। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, प्रोप्रियम के संप्रत्यय को निम्नलिखित में से, प्रोप्रियम है वो आलपोर्ट का है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। आत्मचेतना है वो सबसे नंबर 1 है, खुद के बारे में पता तो चल जाता है कम से कम, ये वाली स्थिति बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 28वां प्रश्न है अपना, दैहिक संरचना और स्वभाव का संबंध है, यह अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक शेल्डन ने किया था। ये दैहिक संरचना और स्वभाव का संबंध है, ये बात है जो अध्ययन करते हैं शेल्डन। आगे 29वां प्रश्न है अपना, शब्द साहचर्य विधि एक तकनीक के रूप में प्रयोग की जाती है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषण। शब्द साहचर्य है वो मनोविश्लेषणवाद में यूज होता है। आगे 30वां प्रश्न है, अवधान के कामों का सही क्रम कौन सा है। तो अवधान में देखो सबसे पहले आएगी सावधानी, फिर चयनित करना, और फिर सीमित क्षमता, और लास्ट में सतर्कता। कोई भी अगर चाहे तो फॉर्मूला बना के, इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सिलेक्शन में, तो इसको याद किया जा सकता है। अवधान कार्यों का सही क्रम है वो सावधानी, चयनित करना, सीमित क्षमता और सतर्कता है। आगे 31वां प्रश्न है 3A। 3A उपलब्धि, अचीवमेंट, संबंधन या एफिलिएशन और आक्रामकता, एप्रेशन किस में प्रकट होते हैं। तो कहीं ना कहीं 3A की जो बात की जा रही है वो की जा रही है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में। उपलब्धि, अचीवमेंट, एफिलिएशन और एग्रेशन वो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। उपलब्धि, संबंधन और आक्रामकता। 32वां प्रश्न है, 32वें में हमसे पूछा गया है, क्लासिकीय अनुकूलन और नैमित्तिक अधिगम के बीच मूलभूत अंतर का निम्नलिखित का है। तो किस चीज का मूलभूत अंतर है, वो है उद्दीपन के प्रस्तुतिकरण का। कहीं ना कहीं उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण है वो इसमें अलग होता है, इस कारण से क्लासिकीय अनुकूलन और नैमित्तिक अधिगम है वो अलग है। 33वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का समीकरण टर्मन ने विकसित किया था। कुछ जगह है जो इस तरह भी लिखा हुआ था, एक ही बात है, ये थोड़ा सा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, हिंदी अंग्रेजी में थोड़ी सी समस्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 34 पे अपन, और इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो दंड का लाभ, पुरस्कार का प्रलोभन, ये बताना कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को अनुभव से जोड़ना, ये है जो सबसे उपयुक्त तरीका है प्रेरित करने का। क्योंकि बच्चे अगर उस अनुभव को कहीं ना कहीं अपने आप को उस अनुभव की सहायता से जोड़ देते हैं, जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं, तो वो तुरंत उसको सीख भी जाएंगे और उनका मन भी लगा रहेगा। विभिन्न विषयों में अंतर्निहित सहसंबंध पाया जाता है, जिससे पता लगता है कि ज्ञान अखंड है। बिल्कुल जो पहला है वो सही है, एकांगी कभी नहीं हो सकता है, सार्वभौमिक भी नहीं हो सकता है, असीमित भी उसको कह सकते हैं, लेकिन जो अंतर्निहित सह संबंध है उसमें कहीं ना कहीं अखंड वाली बात है जो ज्यादा सही होगी। आगे हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराधी का जुनूनी विचार, ये तो इसकी उल्टी हो गई। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त जब भी आदमी होगा तो कहीं ना कहीं समायोजन को बढ़ावा देगा, चिंता नहीं होगी तो अच्छे से समायोजित हो पाएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, बढ़ावा दोगे तो विकास होगा और ज्यादा विकास होगा, यानी पहला ही है वो है जो सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं होता जबकि होता है। और बाकी विकास की अवस्था के खतरे हैं, सही बात है। सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, प्रत्येक अवस्था की अपनी खुद की निजी विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। आगे है 38वां प्रश्न, सर्पिल उपागम या स्पाइरल उपागम का संप्रत्यय किसने दिया था। जेरोम एस ब्रूनर से रिलेटेड है। अहम निर्देशित होता है, अहम को वास्तविकता सिद्धांत द्वारा हम जो निर्देशित कर सकते हैं, अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। 40वां प्रश्न है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि
दे दी जाए। अगर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन की अगर एक सुई किसी व्यक्ति को लगा दी जाए तो फिर आदमी है वो भूखा नहीं, मतलब उसको भूख नहीं लगेगी या भूख की कमी हो जाएगी उसको। नेक्स्ट 41 नंबर पे जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है कि बी मोटो वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है। कौन से सिद्धांत में है जो बी मोटो अधिगम को महत्वपूर्ण माना गया? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में बी मोटो या वर्धक प्रेरक को महत्वपूर्ण माना गया है सिखाने में। 42वां प्रश्न देख रहे हैं हम। वैयक्तिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सिद्धांत का निम्नलिखित में से किस एक द्वारा एडलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वैयक्तिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व के किस सिद्धांत का निम्नलिखित में से प्रतिपादक है? वो तो एडलर है, ये याद रखना आपको। 43वां प्रश्न है और 43वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है TEACCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के शिक्षण ऑटिज्म से ग्रसित जो बालक होते हैं उनके लिए TEACCH कार्यक्रम है वो चलाया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया था। तो कुर्ट लेविन ने ये, अभी यहाँ कर्ट लेविन है, वैसे होना कुर्ट लेविन चाहिए था नाम, तो उनके द्वारा है जो प्रयास किया था टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित किया था कुर्ट लेविन ने। और फ्राइड के अनुसार मानसिक ऊर्जा का स्रोत है वो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। 46वां प्रश्न है आगे और 46वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है एबिंगहॉस ने कितने निरर्थक शब्दों को बताया है? तो एबिंगहॉस ने 2300 निरर्थक शब्दों के बारे में बात की है। 46वां प्रश्न है अधिगम में मध्यवर्ती चर की भूमिका के बारे में कौन से मनोविज्ञान है? तो मध्यवर्ती चर की बात है वो टोलमैन, यानी कि एक रोड होती है बीच में टोल लेते हैं, मध्यवर्ती चर की बात इन्होंने टोलमैन ने की थी। ये जो केवल याद रखने के हिसाब से कभी दिमाग लगाया होगा आपने। आगे 48वां प्रश्न है उसमें वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? तो विकास का प्रक्रम है, सीखना है जो विकास का एक प्रक्रम है। डबल डिप्लेशन सिद्धांत, डबल डिप्लेशन थ्योरी है कौन से अभिप्रेरक से रिलेटेड है? तो डबल डिप्लेशन में आता है प्यास, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। कौन सा अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। स्वादिष्ट भोजन ये अलग हो गया, चढ़ना भागना ये सारी चीजें हट गई है, पहला ऑप्शन है वो, क्योंकि उसको मम्मी पापा सिखाएंगे हाथ जोड़ना या कहीं पर जिस तरह से भी अभिवादन करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो अधिगम का उदाहरण है। 51वां प्रश्न है शिशु वस्तुओं को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का उपयोग करके बाद में हाथ की अंगुलियों से वस्तु को पकड़ता है। तो विकास साधारण दिशा से साधारण से सामान्य से विशेष की ओर, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। और 52वां प्रश्न है शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु पकड़ता है, धीरे धीरे बच्चा अंगूठे का उपयोग क्या है वस्तुओं को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति है वो क्या कहलाएगी? तो इसमें सही आंसर है प्रोम्सी मोडिस्टल प्रगति, या इसी को हिंदी में कहते हैं व्यापक से विशिष्ट की प्रगति। तो इसमें दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन है जो आप सही मान सकते हैं, इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है ये व्यापक से विशिष्ट प्रगति, या फिर अंग्रेजी में अगर कहें तो प्रोम्सी मोडिस्टल प्रगति। 53वां प्रश्न है शेल्डन के शरीर के प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार गोल मोटे और मुलायम शरीर वाले व्यक्ति को क्या कहता है? एंडोमॉर्फस कहा था उन्होंने। एंडोमॉर्फस का मतलब गोल मोटा और मुलायम शरीर। 54वां प्रश्न है अपना अधिगम प्रक्रिया में अनुक्रिया तो पहले जैसी रहती है लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, थार्नडाइक के किस नियम के अंदर? साहचर्य परिवर्तन। तो साहचर्य परिवर्तन का नियम है उसी में यह स्थिति बनती है कि अनुक्रिया तो पहले जैसी रहेगी लेकिन परिस्थितियां हैं वो बदल जाएगी। 55वां है संवेगों की विशेषता है, अस्थिर है ये, है ना, आते जाते कभी गुस्सा आ जाता है कभी क्या आ जाता है। 56वां प्रश्न है मध्य बचपन अवस्था 6 से लेके 11 साल को हम मध्य बचपन की अवस्था मान सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से नजर आ जाएगा आपको, मध्य बचपन की अवस्था 6 से 11 साल। 57वां प्रश्न है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में नहीं आएगा, उत्तर बाल्यावस्था में आएगा ये। और आगे 58 नंबर पे जो प्रश्न है अपना वहाँ पूछा गया है
एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो अंतर्दृष्टि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, इनसाइट क्लासिकल के अंतर्गत इसको जो शामिल किया जा सकता है। एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। अंतर्दृष्टि, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन 58वें का आंसर। और आगे बात करते हैं 59 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है प्रक्षेपीय तकनीक इसके मापने में उपयोगी होती है। प्रक्षेपीय के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो व्यक्ति की प्रभावशाली भावना, संघर्ष, आवश्यकता, सामान्य व्यक्तियों की भावना अनजाने मन में संग्रहण करना, यह है जो प्रक्षेपीय तकनीक के मापने में उपयोगी होती है। 60वां प्रश्न है कौन सा एक थर्स्टोन पीएमए नहीं है? तो थर्स्टोन पीएमए के अंतर्गत किसको शामिल नहीं करेंगे? तो संख्या तो होती है, भावना नहीं होगी, स्मरण शक्ति और तार्किकता आएगी। यह जो संवेगात्मक वाले में आ जाएगा। 61वां प्रश्न है अपना बुद्धि सुसंवर्धित वर्ग घटक सिद्धांत। अरे वाह, ऐसा मैं सोच रहा था कि इस तरह की लैंग्वेज कैसे आ गई। राजस्थानी में है प्रश्न 61वां, जी थॉमसन से रिलेटेड है ये। बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक सिद्धांत रो प्रतिपादन खुण करियो। तो जी थॉमसन करियो, ये आपको याद रखना है। नाम क्या है? वर्ग घटक सिद्धांत। वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं बुद्धि में जी थॉमसन। राजस्थानी भाषा का भी एग्जाम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न आया। 62वां प्रश्न है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है वो किससे है? केंद्रीय चिंतन से है बुद्धिमत्ता, यानी केंद्रीय चिंतन। भाषा सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसको माना जाता है? चोम्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसको भाषा सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे 64वां प्रश्न है पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में अनुमान की समस्त प्रयास असफल होंगे। सीखी हुई निस्सहायता, मतलब कि एक तरीके से आदमी है जो हथियार डाल देता है तो उसको हम कहेंगे सीखी हुई निस्सहायता। आगे है जीवन स्पेस की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? जीवन स्पेस संकल्पना का संबंध है वो लेविन के से है। लेविन के ने यह संकल्पना दी थी जीवन स्पेस। 66वां प्रश्न है एक पीड़ादायक उद्दीपक, सजाया दंड है वो क्या कहलाएगा? पीड़ादायक उद्दीपक। क्योंकि जब भी आपको सजा या दंड मिलने वाला हो तो फिर कहीं ना कहीं वो जो क्रिया जैसी होनी चाहिए सब आप प्रयास करेंगे। आगे 67 नंबर पे प्रश्न है आपका एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र। हिलगार्ड ने दिया था ये सूत्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 69वां प्रश्न है अपना, और 69वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक अनुबंधन की बात आएगी यहाँ। 70वां प्रश्न है और इसमें पूछा गया है हमसे कथन पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूं, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या किसकी करता है? तो इसको हम कहते हैं प्री मेक सिद्धांत। तो पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूं, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो प्री मेक सिद्धांत इसको कहा जाता है, ऐसे याद रखना आपको। 71 है एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तादात्म्य संकट या पहचान संकट। जटिल है अगर समाज तो खुद का कोई अता पता नहीं होता है, ये इसी कारण अभी ये तादात्म्य संकट के कारण ही हमने बहुत सारे किशोर किशोरी हैं उनको हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो उनका पूरा ध्यान वहीं लगा रहता है। उसका कारण भी यही होता है, उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या रहती हैं या इस अवस्था का अनुभव करते हैं वो तादात्म्य संकट का। उन्हें लगता है कि मेरी भी एक अलग से पहचान होनी चाहिए। आगे है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है? तो अगर आप में अवधान संबंधी बाधा है या विकार है तो कहीं ना कहीं आप है जो अधिगम नहीं कर पाएंगे। ये है जो अवधान संबंधी बाधा या विकार है वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण माना जाएगा। 73वां प्रश्न है विस्मरण का हस्तक्षेप सिद्धांत नियमों पर आधारित है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत होता है। विस्मरण का हस्तक्षेप सिद्धांत है, क्योंकि
20 मिनट का मतलब होता है भूलना, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये आएगा। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वैसे 6 से 14 तक की बात होती है, लेकिन जब दिव्यांग बच्चा है अगर कोई, तो उसमें उसकी एज अगर 18 साल भी हो गई तब तक भी वो इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 75 इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। ये बाह्य तो नहीं है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, बाह्य नहीं है। गृह कार्य करने से मैं अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, ये भी बाह्य नहीं है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियम कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। बिल्कुल नियत होना चाहिए वैसे। तो ये है, देखो शिक्षक का नाम आ गया है तो ये बाह्य भी प्रेरणा है कहीं ना कहीं, और चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 76 नंबर पे जो अपना क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है सहयोगी अधिगम के संदर्भ में STAI का तात्पर्य क्या है? S का मतलब हो गया स्टूडेंट्स और T का मतलब हो गया टीम अचीवमेंट डिवीजन। STAD का तात्पर्य है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कथनों पर ध्यान दीजिए और कूट संकेत के आधार पे आपको आंसर देना है। अंतर्नोद आवश्यकता से उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी चीज की कमी की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं, नीड कहते हैं। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्नोद की कमी होती है। तो तीनों है जो यहाँ पर सही दे रखे हैं, जो भी थ्योरी दे रखी है तीनों वाक्यों में ये सही है। 78वां प्रश्न है अपना पिछले अधिगम वर्तमान अधिगम विषयों के पुनः स्मरण में बाधा पैदा करना ये अवरोध है जो अग्र सक्रिय या पुरोगमन अवरोध कहलाता है। अग्र सक्रिय या पुरोगमन अवरोध कहलाता है। 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ संयोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है और उसे हम दिमागी आरोग्यता कहते हैं। दिमाग एकदम से स्वस्थ है, दिमागी आरोग्यता। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं वातावरण के साथ संयोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, दिमागी आरोग्यता। 80 नंबर क्वेश्चन किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ना और उससे जो सामयिक तनाव आता है उसको हम कहते हैं कुंठा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा यह वर्णित किया जाता है कि व्यक्ति हमेशा ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है जो उसे सुख देते हैं? विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है। किस सिद्धांत के द्वारा वर्णित किया जाता है? तो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत के द्वारा ये वर्णित किया जाता है कि व्यक्ति हमेशा ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना चाहेगा जो उसे सुख प्रदान करते हैं। 82 नंबर में पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं? तो वास्तविक शिक्षण वैसे सूक्ष्म शिक्षण ही है, बहुत ही माइनर लेवल पर वहां पर है जो माइक्रो लेवल पर काम किया जाता है, तो उसे वास्तविक शिक्षण हम कह सकते हैं। 83 में हमसे पूछा गया है हैंस सेले ने तनाव के एक मॉडल को प्रस्तुत किया जिसे सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम कहा जाता है। तनाव के प्रति रिएक्शन का सही अनुक्रम इसमें कौन सा है ये पूछा गया है। तो खतरे का संकेत, प्रतिरोध और थकान, ये चौथा जो ऑप्शन है वो हैंस सेले के तनाव मॉडल से रिलेटेड है। अनुकूलन सिंड्रोम सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम कहा जाता है। तनाव के प्रति जो रिएक्शन होता है उसमें खतरे के संकेत, प्रतिरोध और थकान इसमें सही आएगा। 84 में हमसे पूछा गया है मैकडूगल में हार्मिक शब्द का प्रयोग अपने मनोविज्ञान के वर्णन के लिए किया जो ग्रीक शब्द होर में से उत्पन्न माना गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? वो है आवेग। होर में हार्मिक या आवेग। 85 क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं और 85 में पूछा गया है एल्फ्रेड एडलर ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में किस बात पर बल दिया था? तो एल्फ्रेड एडलर बात करते हैं श्रेष्ठता के लिए उद्यम करने की, और उद्यम का मतलब परिश्रम, मेहनत, जो भी सारी बात है। तो व्यक्तित्व सिद्धांत में श्रेष्ठता के लिए उद्यम ये उनका मेन कह सकते हैं कि बात थी उनके द्वारा दिए सिद्धांत में। 86 में हमसे पूछा गया है कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड है?
तो परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण है वो जो स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड है। 87 किसने सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों को चुनौती दी थी? एरिक फ्राम ने दी थी और इस बात पर बल दिया था कि स्वतंत्रता मनुष्य के स्वभाव का मौलिक अंग है। एरिक फ्रोम इसके लिए फेमस है। आगे हैं पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, है ना, क्योंकि पश्च अन्वेषण की बात की जा रही है, साधन साक्ष्य विश्लेषण की बात की जा रही है, स्वतः शोध से ये रिलेटेड है। और कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो दत्त कार्य है, मौखिक और प्रश्न तो है, अवधि परीक्षा है वो इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब कि वो एक उपयुक्त उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए, क्योंकि रचनात्मक आकलन में आप व्यक्ति को जो समय में बांध नहीं सकते। 90 नंबर पे जो क्वेश्चन है वहां पूछा गया मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस साल 1890 में पब्लिश हुई थी? बालक किस अवस्था में हंसता ज्यादा है और मुस्कुराता कम है? वह अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो ये अवस्था उत्तर बाल्यकाल की अवस्था कही जा सकती है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 92 में हमसे पूछा गया है कौन सा अधिगम विशेष मानसिक मंद बालक की नहीं है? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सामान्यीकरण की क्षमता। सामान्यीकरण नहीं कर सकता। देखो, धीमी गति से सीखना, अनुकरण से सीखना, शीघ्र भूलना, ये है जो मंद बुद्धि बालक की आवश्यकता या विशेषता हो सकती है। 93वां प्रश्न है आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, किस बात में निर्वहन करती है ये पूछा गया है। तो आनुवंशिकता कहीं ना कहीं बालक के शारीरिक विकास में जो ज्यादा भूमिका निभाएगी, यानी कि 93 में तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 में पूछा गया है पियाजे के अनुसार संवेदीगामक चरण के उप चरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है वो कौन सी है? तो 18 माह से 2 साल है वो मानसिक निरूपण अवस्था कहलाती है। 95 में पूछा गया है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने के द्वारा तैयार किया गया था। 96 में पूछा गया है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण में जज परीक्षण के दौरान अधिकतम 20 कार्ड है वो यूज कर सकता है, तो 20 सही आ जाएगा इसमें। 97 में है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे है जो हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रेरक कहेंगे, जिससे वो प्रेरित हो रहा है, प्रेरक। कौन सा सही नहीं है 98 में पूछा गया है? तो मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल की आयु होना चाहिए यहाँ पर, और सामाजिक आयु नहीं होती है, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है जो चौथा हो जाएगा। 99 इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान वैयक्तिक शिक्षण योजना एक लिखित कथन है जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम है जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान की आवश्यकता पड़ती है पर्सनल। और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है, आप पुनर्बलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं? तो आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज, यानी कि आप जो स्थिर अंतराल पुनर्बलन के शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ साप्ताहिक तो नहीं है लेकिन पाक्षिक क्विज है, तो वो भी है जो एक तरीके से कहीं ना कहीं स्थिर अंतराल पुनर्बलन वाला शेड्यूल है जो यूज हम कर रहे हैं। 100 प्रश्न थे ये, 1-2 बार 3 बार जब आप इनको देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर याद होगा आपको। ओके, धन्यवाद।